गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कल के टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति में आगे को बढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था बौद्धिक कारण और सामाजिक कारण। प्यारे बच्चों, आज हम मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला राजनीतिक कारण और दूसरा आर्थिक कारण। तत्कालीन फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया कैसी थी, उसे जानने का प्रयास करेंगे और क्रांति के कारण कहीं न कहीं उसमें सन्निहित रहते हैं। उस समय की राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संस्था जो रहती है, जिसे हम स्टेट जनरल के नाम से जानते हैं। और अगर हम देखते हैं तो 1614 के फलस्वरूप कभी भी फ्रांसीसी समाज में निर्णय लेने के लिए इसकी बैठक आहूत नहीं की गई, बुलाई नहीं। लुई 16वां जब नागरिकों पर कर बढ़ाता है तो उसकी स्वीकृति के लिए क्या है, इस स्टेट जनरल की बैठक को बुलाया जाता है। उस स्टेट जनरल में क्या है, सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व रहता है। मैंने कल आपको बताया था पादरी वर्ग होता है, इसके भी 300 प्रतिनिधि आते हैं इस स्टेट जनरल में, और उनके 300 प्रतिनिधियों पर एक वोट निर्धारित था। वैसे ही क्या है, सामंत वर्ग जो रहता है उसके भी क्या है, 300 प्रतिनिधि इस स्टेट जनरल में आते हैं और इनको भी क्या है, एक वोट देने का राइट रहता है। जबकि जो सामान्य वर्ग रहता है, बहुसंख्यक वर्ग रहता है, उसके भी क्या हैं, 600 प्रतिनिधि आते हैं और उस 600 प्रतिनिधियों का भी क्या है, एक ही वोट रहता है। यहां पर एक कॉमन चीज समझने की कोशिश करिए। जो ये आपका पादरी वर्ग रहता है और जो सामंत वर्ग रहता है, इन दोनों के क्या है, हित जो होते हैं, इंटरेस्ट जो होता है, वो एक जैसा होता है। इसलिए क्या है कि जब भी वोटिंग करनी रहती है किसी इशू पर या प्रस्ताव पर, तो पादरी वर्ग और सामंत वर्ग क्या होते हैं, वो मिल जाते हैं। और मिलने के फलस्वरूप जब वोटिंग करते हैं तो बड़ी इजीली क्या है, इस जन सामान्य की इच्छा वाले एक वोट को पराजित कर देते हैं। और ऐसा ही होते आ रहा था। दूसरी चीज और अब बताने की कोशिश करेंगे कि जो ये स्टेट जनरल में ये प्रतिनिधि चुने जाते थे, इनमें महिलाओं की, इनमें कृषकों की, इनमें मजदूरों की, इसमें कारीगरों की कोई भूमिका नहीं होती थी। तो अगर हम डीप स्टडी करें तो ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस वर्ग के साथ ये दोनों वर्ग मिल करके निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या है, भारी पड़ जाते थे। और 1789 के स्टेट जनरल की जो बैठक बुलाई जाती है, लुई 16वां वैसा ही करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है। जबकि जन सामान्य वर्ग ये चाहता है कि अब की वोटिंग तो हो, उसमें क्या है, सारे जो प्रतिनिधि हैं 300 ये, 300 ये और 600 ये क्या हैं, एक एक वोट डालें। एक एक वोट का मतलब 300, 300 600 और 600 ये 1200। 1200 वोट क्या है, डाले जाएं, ताकि पता चले कि वास्तव में जन सामान्य वर्ग जीत रहा है या नहीं रहा है। दूसरी चीज, अगर ऐसा होता है, ये 600 और ये 600 1200 वोटिंग पड़ते हैं, तो ये क्या है, रूसों का जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत रहता है, वो सिद्धांत पूरा होगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां पर पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं फिर आर्थिक कारणों पर, इकोनॉमिकल रीजन पर। उस समय की आर्थिक अवस्था भी, 1789 की आर्थिक अवस्था भी क्या है, बहुत अच्छी नहीं रहती है। यहां पर सामाजिक संरचना को देखने का प्रयास करिए।
पादरी, सामंत, जन सामान्य। ये तीनों वर्ग में जन सामान्य वर्ग ही क्या होता था, सभी प्रकार के कर देता था, चाहे वो टाइल रहा हो, चाहे वो टाइद रहा हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स रहे हों। सब टैक्स का भार किस पर रह रहा है, आपके जन सामान्य वर्ग या तीसरे स्टेट्स पर रहता है। और जब सुविधाओं का, फैसिलिटीज या एमिनिटीज का लेने की बात है, तो ये सुविधाएं किसको मिल रही हैं, आप देख सकते हैं विशेषाधिकार वर्ग को मिलता है। इट मीन्स क्लास 1 और क्लास 2 को मिल रहा है, थर्ड को किसी प्रकार का नहीं मिलता है। नो डाउट्स इस तृतीय वर्ग में क्या होगा, आक्रोश होगा, असंतोष होगा। वहीं क्या है, एक और आर्थिक कारणों में चलते हैं तो खराब आर्थिक अवस्था और अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेना। अमेरिका और फ्रांस और ब्रिटेन में क्या है, एक प्रकार से पुश्तैनी दुश्मनी चलती है। तो जब फ्रांस 1776 के आसपास अपना स्वतंत्रता संघर्ष लड़ता है, तो ब्रिटेन के अगेंस्ट फ्रांस सैनिकों की सहायता अमेरिकी उपनिवेशों को देता है और अमेरिकी उपनिवेश क्या होते हैं, 1776 में स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन फ्रांस की अवस्था उस समय, आर्थिक अवस्था बहुत खराब रहती है, कर्ज का भार बढ़ जाता है और कर्ज देने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिमांड करते हैं। ऐसे अवस्था में जब सैनिक बाहर जाएगा तो उसका खर्च बढ़ेगा, जो राजकोष पर बोझ होगा, और उस बोझ का अल्टीमेटली बोझ किस पर आएगा, ये सामान्य वर्ग पर कर के रूप में आता है। और एक चीज और नजर आती है कि आबादी और जो प्रोडक्शन है, पॉपुलेशन और प्रोडक्शन यानी क्रॉप्स प्रोडक्शन जो होता है, फसलों का उत्पादन होता है, उसमें एक बेटर सामंजस्य नजर नहीं आता है 1789 की फ्रांस के समाज में। आपको यहाँ देखने की कोशिश करिए कि 1715 में फ्रांस की आबादी 2.3 करोड़ होती है और यही 1789 में बढ़कर के 2.8 हो जाती है, जबकि उत्पादन क्या होता है, कम हो जाता है। और जब उत्पादन कम हो जाता है तो फ्रांस में क्या होती है, पाव रोटी की डिमांड बढ़ने लगती है। और डिमांड जब बढ़ती है तो क्या होता है कि जो बेकर्स होते हैं या बेकरी की दुकानें होती हैं, उस पर महिलाएं लंबी लंबी लाइन लगा लेती हैं और जो बेकर्स होते हैं वो क्या है, उसको एक हिसाब से डंप करने लगते हैं माल, ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए। इन्हीं परिस्थितियों में जो हमने आपको कल इंटेलेक्चुअल रीजन, कल ही हमने आपको सोशल रीजन, आज हमने पॉलिटिकल रीजन और आर्थिक कारण बताएं, इन्हीं कारणों के परिप्रेक्ष्य में 14 जुलाई 1789 को महिलाएं जो होती हैं वो बेकरी की दुकान पर हमला करती हैं और वहीं से क्या है, क्रांति की बिगनिंग होती है। बहुत सारे लोग फ्रांस के राजनीतिक सिंबल का प्रतीक बास्तील के दुर्ग पर आक्रमण करते हैं, उसको ढहा देते हैं और उसमें जो व्यक्ति बंदी रहते हैं, प्रिजनर्स रहते हैं, उनको रिहा करा देते हैं और क्रांति औपचारिक रूप से शुरू हो जाती है। धन्यवाद। आगे कल।